Hello everyone, this is CS Vikram Story and welcome to further classes. हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात कर रहे थे। हमने काफ़ी कुछ इसके अंदर बात किया था। हमने गुड्स की बात की थी, कुछ सर्विसेज की हम बात कर रहे थे। ऐसे ही हम फर्दर आगे सर्विस की बात करते हैं। रिवर्स चार्ज में ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज की बात करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, सर्विस सप्लाइड बाय गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जीटीए की सर्विसेज। अगर गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने किसी स्पेसिफाइड पर्सन को है, किसी फैक्टर को, किसी फैक्ट्री को, किसी सोसाइटी को, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को, किसी बॉडी कॉर्पोरेट को, पार्टनरशिप फॉर्म, एसोसिएट पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या रजिस्टर्ड पर्सन, इन लोगों को क्या किया है, कोई सर्विस प्रोवाइड की है किसने, गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने, और उसके ऊपर अगर जीएसटी जो है पे नहीं किया तो फिर क्या होगा, रिवर्स चार्ज के अकॉर्डिंगली इन पर्सन्स को क्या करना पड़ेगा, इन पर्सन को जीएसटी पे करना पड़ेगा अंडर रिवर्स। अब सिचुएशन देख लेते हैं। अगर सिचुएशन यहाँ पे देख लेते हैं हम, पर्सन लायबल टू पे टैक्स अंडर जीटीए सर्विसेज। जीटीए सर्विस गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी दो तरह की होती है, वेयर जीएसटी इज पेएबल एट 5%, where GST is payable as 12%। अगर जो रिसिपिएंट है वो किस कौन है, स्पेसिफाइड पर्सन है। जो क्या है, रिसिपिएंट है। अगर स्पेसिफाइड पर्सन है तो पर्सन लायबल टू पे जीएसटी कौन होगा, सच रिसिपिएंट। पर्सन लायबल टू पे जीएसटी कौन होगा, सच रिसिपिएंट। अगर रिसिपिएंट अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन है तो इस केस में जो पर्सन लायबल टू पे जीएसटी जो होगा वो जीटीए होगा। कौन होगा, जीटीए होगा। दूसरा, वेयर जीएसटी इज पेएबल एट 12%। अगर जीएसटी पे किया गया है 12%, रेसिपिएंट इज स्पेसिफाइड पर्सन, तो फिर क्या होगा, 12% वाले जीएसटी के केस में जो पर्सन लायबल टू पे जीएसटी जो होगा वो जीटीए होगा। ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर आपने जीएसटी मतलब अगर आपने कोई सर्विसेज किसी स्पेसिफाइड पर्सन को प्रोवाइड की है और उसमें जो जीएसटी का रेट था वो 5% था, तो अगर आपने स्पेसिफाइड पर्सन को दी है तो स्पेसिफाइड पर्सन लायबल होगा टू पे जीएसटी। अगर अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन को दी है तो उस केस में जो पर्सन लायबल टू पे जीएसटी होगा वो गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी होगी। और जहां पे जीएसटी पेएबल है 12%, वहां पे मैटर ही नहीं करता आपने स्पेसिफाइड पर्सन को दी है या अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन को दी है, वहां पे जीएसटी लायबल टू पे कौन होगा, वहां पे जीएसटी लायबल टू पे होगा जीटीए, गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी। आगे बढ़ते, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आगे बढ़ते हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नॉट एप्लीकेबल व्हेन गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी जीटीए service provided to central government, state government, local authority, government agency who has obtained registration only for the purpose of deducting TDS and not for making any taxable supply। मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म किस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म उस केस में सर्विस एप्लीकेबल नहीं होगा अगर जो जीटीए ने सर्विस प्रोवाइड की है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, या फिर किसी यूनियन टेरिटरी को, किसी गवर्नमेंट एजेंसी को, अगर उसने सिर्फ जो रजिस्ट्रेशन करवा रखा है वो सिर्फ टीडीएस डिडक्ट करने के पर्पज से करवा रखा है, हाँ, और फॉर नॉट मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, तो उसके में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल नहीं होगा। सिक्योरिटी सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विस, अगर किसी पर्सन ने, किसी रजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी है तो फिर क्या होगा, अगर सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड की है किसी पर्सन ने किसी रजिस्टर्ड पर्सन को जो कि लोकेटेड किस में करता है, टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर, तो उस केस में जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो लायबल टू पे होगा टैक्स अंडर दी, कहां पर, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नॉट एप्लीकेबल व्हेन गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विस प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, रजिस्टर्ड एजेंसी who has obtained service, who has obtained registration only for the purpose of deducting TDS, not for making taxable supply। अगर आपने किसी पर्सन ने
सिक्योरिटी की सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरी को, है ना, इन पर्सन को दी है। और इन्होंने जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन करा रखा है वो सिर्फ टीडीएस डिडक्ट करने के पर्पज से करा रखा है। वो कोई टैक्सेबल सप्लाई नहीं करते, तो उस केस में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। उस केस में फिर क्या होगा, जो सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करता है वही पर्सन लायबल होगा टू पे जीएसटी। पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, अगर कोई पर्सन टैक्स पे कर रहा है कॉम्पोजिशन स्कीम के अकॉर्डिंग, तो वहां पे भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म प्रोवाइड नहीं होगा। आगे बात करते हैं सर्विस बाय द डायरेक्टर। सर्विस बाय डायरेक्टर की बात कर लेते हैं। सप्लायर डायरेक्टर ऑफ कंपनी, सप्लायर कौन है? अगर कोई डायरेक्टर ऑफ कंपनी या किसी बॉडी कॉर्पोरेट का कोई डायरेक्टर क्या करता है, किसी कंपनी को, किसी बॉडी कॉर्पोरेट को जो टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है ना, तो यहाँ पे दो सिचुएशन होगी। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉट एम्प्लॉय है, तो जीएसटी पेबल बाय द कंपनी अंडर आरसी। अगर जो डायरेक्टर है वो कौन है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। अगर वो डायरेक्टर है, कौन है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो इस केस में जो जीएसटी है एज पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कंपनी पे करके चलेगी। अगर वो फुल टाइम डायरेक्टर है, और उसको क्या मिल रही है? उसको सैलरी मिल रही है इनकम टैक्स के अंदर। अगर उसको क्या मिल रही है? सैलरी मिल रही है इनकम टैक्स के अंदर, तो फिर टैक्स कौन पे करेगा? जीएसटी कौन पे करेगा? जीएसटी विल बी पेड बाय द डायरेक्टर। जीएसटी विल बी पेड बाय द डायरेक्टर इटसेल्फ। और अगर उसको कोई सैलरी नहीं मिल रही, कोई सैलरी नहीं मिल रही, प्रोफेशनल फीस वो ले रहा है, तो उस केस में भी जीएसटी कौन पे करेगा? डायरेक्टर पे करेगा। तो यहाँ पे एक क्या होना चाहिए, वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं होना चाहिए। अगर वो एम्प्लॉई है, उसे सैलरी मिल रही है, तो फिर जीएसटी वो खुद पे करेगा। अगर वो एम्प्लॉई नहीं है लेकिन प्रोफेशनल फीस उसको मिल रही है, तब भी वो क्या करेगा? अगर वो फुल टाइम डायरेक्टर है तो फिर वो जीएसटी वही पे करेगा। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो उस केस में जीएसटी कौन पे करेगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में डायरेक्टर पे करके यहाँ पर चले। तो ये वाली बात आगे यहाँ पर चलती। आगे बढ़ते हैं आगे बात करते हैं रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इसको नोट कर लेना। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, जिसका यूज आप किस पर्पज से के लिए कर रहे हो? डिजाइन टू कैरी पैसेंजर, वेयर द कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडिंग इन द कंसिडरेशन चार्ज फ्रॉम द सर्विस रिसिपिएंट प्रोवाइडेड टू द बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब आपने क्या किया है, आपने मोटर व्हीकल को रेंट पे दे रखा है, जिसका काम क्या है? कैरी करना पैसेंजर को, और कॉस्ट ऑफ फ्यूल भी कंसिडरेशन के अंदर इंक्लूड है, जिसको आप सर्विस रिसिपिएंट से क्या करते हो? चार्ज करते हो। और सर क्या है, आपने किसको दे रखी है? बॉडी कॉर्पोरेट के दे रखी है। सप्लायर कोई भी पर्सन हो सकता है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, who supply service to body corporate and does not issue invoice charging GST at the rate of 6% to such recipient, service recipient। इस केस में क्या होगा कि कोई भी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट जिसने क्या कर रखा है, जिसने कोई सप्लाई किया है सर्विस को किसी बॉडी कॉर्पोरेट को, और वो इनवॉइस इशू नहीं करता और चार्ज कर रहा है जीएसटी, वो इनवॉइस इशू नहीं करता जीएसटी चार्ज करने के लिए एट द रेट ऑफ 6% टू द सर्विस रिसिपिएंट, तो इस केस में क्या होगा? एनी, और किसको सर्विस दी गई? किसी बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस दी गई, जो टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर क्या करता है? लोकेट करता है। जो टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर क्या करता है? लोकेट करता है। तो पर्सन लाइबल टू पे टैक्स कौन होगा? अंडर दी रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस, पर्सन लाइबल टू पे टैक्स कौन होगा? where GST is payable at the rate of 5%, supplier other than body corporate, तो recipient is body corporate, supplier is other than body corporate। अगर recipient body corporate है तो उस केस में जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जीएसटी कौन पे करेगा? बॉडी कॉर्पोरेट पे करेगी। अगर सप्लायर जो है बॉडी कॉर्पोरेट है, अगर सप्लायर जो है बॉडी कॉर्पोरेट है और रिसिपिएंट जो है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, और जीएसटी अगर
वो चार्ज कर रहा है 12% पे, तो इस केस में जो पर्सन लायबल टू पे जीएसटी होगा वो कौन होगा? सप्लायर होगा। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की क्या कंडीशन होनी चाहिए? पहले तो सर्विस प्रोवाइडर जो होगा, सप्लायर जो होगा वो इंडिविजुअल होगा अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। और सर्विस किसको दी जानी चाहिए? सर्विस दी जानी चाहिए किसको? बॉडी कॉर्पोरेट को। और जीएसटी 6% से ज्यादा आप चार्ज नहीं करोगे। अगर जीएसटी जो पे कर रहे हो उसका रेट क्या है? 5% है। जीएसटी का रेट क्या है? 5% है। तो इस केस में रिवर्स चार्ज लगेगा। बाकी सारी कंडीशन में ओनली फॉरवर्ड चार्ज लग के यहाँ पर चलेगा। ओनली क्या लगेगा? फॉरवर्ड चार्ज लग के यहाँ पर चलेगा। आगे बढ़ते हैं। सर्विस ऑफ लैंडिंग सिक्योरिटी। सर्विस ऑफ लैंडिंग सिक्योरिटी। सप्लायर कौन है? सप्लायर कोई पर्सन हो सकता है हु डिपॉजिट सिक्योरिटी रजिस्टर्ड इन हिज नेम इन द नेम ऑफ एनी अदर पर्सन ड्यूली ऑथराइज्ड ऑन दिस बिहाफ विद द अप्रूवल ऑफ इंटरमीडियरी फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग अंडर द स्कीम ऑफ सेबी। भाई क्या कहना चाह रहा है? सप्लायर कौन है? सप्लायर कोई भी पर्सन हो सकता है। सप्लायर मींस लैंडर। सप्लायर यहाँ पे कौन है? लैंडर। दैट इज अ पर्सन हु डिपॉजिट सिक्योरिटी रजिस्टर्ड इन हिज नेम इन द या फिर इन द नेम ऑफ एनी अदर पर्सन ड्यूली ऑथराइज्ड ऑन हिज बिहाफ with the approved with an approved intermediary for the purpose of lending under the scheme of SEBI। recipient कौन है? borrower। person who borrow the security under the scheme through an approved intermediary of service। अगर ये वाली सर्विसेज अगर होती है, अगर कोई लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी की सर्विसेज दे रहा है, तो उस केस में जो रिसिपिएंट है, जो बोरोवर है, वो क्या पे करेगा? जीएसटी पे करके यहाँ पर चलेगा। वो क्या करेगा? जीएसटी पे करके यहाँ पर चलेगा। आगे बात करते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इन केस ऑफ सर्विस। अब यहां पे बात करते हैं ये वाला बात, ये वाली चीज, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स में सेक्शन है, चैप्टर है, हेडिंग है, सब हेडिंग है, टैरिफ आइटम है। सर्विसेज में भी चैप्टर बता रखे हैं, चैप्टर के अंदर सेक्शन है, सेक्शन के अंदर हेडिंग है, हेडिंग के अंदर ग्रुप है, ग्रुप के अंदर टैरिफ रेट है। तो इनका क्लासिफिकेशन होता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन जीएसटी के अंदर किस तरह से किया गया है? पहले सेक्शन है, सेक्शन चैप्टर है, चैप्टर के अंदर हेडिंग है, फिर सब हेडिंग है, फिर टैरिफ है। सेक्शन 10, सेक्शन 10 बात करता है कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन स्कीम, कॉम्पोजिशन लेवी, कॉम्पोजिशन स्कीम की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, टर्नओवर लिमिट इन केस ऑफ कॉम्पोजिशन लेवी ऑफ फॉर द गुड। भाई एलिजिबिलिटी, कौन सी रजिस्टर्ड पर्सन जो है एलिजिबल है कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए? रजिस्टर्ड पर्सन जिसका टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर 15 करोड़ तक का था। कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जिसका एग्रीगेट टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर 15 करोड़ तक का था, वो एलिजिबल है किस चीज के लिए? कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए। एलिजिबिलिटी लिमिट फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट, लेकिन कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए एलिजिबिलिटी लिमिट जो है 75 लाख तक की कर रखी है। अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन का एग्रीगेट टर्नओवर इन स्पेसिफाई कैटेगरी स्टेट्स के अंदर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 75 लाख तक का था, तो वो क्या किस चीज को ऑप्ट करने में एलिजिबल है? कॉम्पोजिशन स्कीम को। अब स्पेशल कैटेगरी स्टेट कौन कौन से हैं? स्पेशल कैटेगरी स्टेट है मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, उत्तराखंड। 7 सिस्टर स्टेट्स सिक्किम और उत्तराखंड, ये अलग से इसमें आगे यहाँ पर चलेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम में जो टैक्स रेट होंगे वो क्या होंगे, है ना। कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, मैन्युफैक्चरर्स की अगर मैं बात करूं, मैन्युफैक्चर के लिए जो टैक्स का रेट होगा वो कितना होगा? जीएसटी का रेट 1%। रेस्टोरेंट सर्विस के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम में क्या होगा? 5%। रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए जिसने कॉम्पोजिशन स्कीम के
को ऑप्ट कर रखा है तो उसके लिए जो जीएसटी का रेट होगा कितना होगा 5%। एनी अदर सप्लायर, ट्रेडर की बात करें 1% ऑफ द टैक्सेबल 1% ऑफ द total output of the taxable supply in the state union territory। तो जो भी है जीएसटी के रेट क्या होंगे, मैन्युफैक्चरर्स के लिए 1%, रेस्टोरेंट्स के लिए 5%, एनी अदर सप्लायर के लिए 1%। अब बेनिफिट क्या है, कॉम्पोजिशन स्कीम के बेनिफिट क्या है? कॉम्पोजिशन स्कीम के बेनिफिट हैं दे कैन नॉट इशू टैक्स इनवॉइस। जिस भी रजिस्टर्ड पर्सन ने क्या कर रखा है, कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर रखा है, वो क्या नहीं करते, वो टैक्स इनवॉइस को इशू नहीं करते। इवन दे कैन नॉट अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट, ना ही वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल कर सकते। दे नीड टू इशू बिल ऑफ सप्लाई इन विच नो टैक्स कैन बी चार्ज। वो सिर्फ बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं जिसपे वो कोई टैक्स चार्ज नहीं करते। ईयरली फाइलिंग ऑफ रिटर्न GST4 एंड क्वार्टरली पेमेंट ऑफ टैक्स। वो ईयरली फाइल करते हैं जीएसटी की रिटर्न और क्वार्टरली पेमेंट करते हैं टैक्स की। जीएसटी की वो क्या करते हैं, क्वार्टरली पेमेंट करते हैं। ये इसके क्या है, बेनिफिट है। नॉन एप्लीकेबिलिटी, कॉम्पोजिशन स्कीम की नॉन एप्लीकेबिलिटी। सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 क्या कहता है, नॉन एप्लीकेबिलिटी, कॉम्पोजिशन स्कीम की नॉन एप्लीकेबिलिटी। सप्लायर ऑफ सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस, कोई भी सप्लायर है जो सर्विसेज दे रहा है अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस। सिर्फ कॉम्पोजिशन स्कीम रेस्टोरेंट सर्विसेज के ऊपर ही लगती है, बाकी सारी सर्विसेज के ऊपर कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं लगती। सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर नॉट टैक्सेबल, कॉम्पोजिशन स्कीम ना ही उन गुड्स और सर्विसेज पर लगेगी जो कि क्या है, टैक्सेबल नहीं। पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर कोई पर्सन एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है गुड्स और सर्विसेज की, तो तब भी ये कॉम्पोजिशन स्कीम जो है एप्लीकेबल नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। पर्सन सप्लाइंग गुड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, अगर कोई पर्सन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू क्या कर रहा है, कोई सप्लाई कर रहा है गुड की, तो उस केस में भी क्या होगा, कॉम्पोजिशन स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगी। और मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला, तंबाकू, इरेटेड वाटर, कोई भी मैन्युफैक्चर है किस चीज का, आइसक्रीम का, पान मसाले का, तंबाकू का, तो उसके ऊपर भी कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं लगती। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन टैक्सेबल पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अगर है कोई तो उस पे भी क्या होगा, कॉम्पोजिशन स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगी। नोट्स, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर नाउ परमिट टू रेंडर सर्विस अप टू स्पेसिफाइड लिमिट। क्या कहना चाह रहे हैं यहां पर, इफ क्या है, इफ सप्लाई सर्विसेज, अगर क्या है कोई पर्सन जो है, अगर रजिस्टर्ड पर्सन जो है, आरपी का मीनिंग यहाँ पे क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन, इफ रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज, वैल्यू ऑफ सच सर्विस shall not exceed 10% of turnover in state, in union territory in the preceding financial year, और 5 लाख। अगर क्या है, कोई रजिस्टर्ड पर्सन जो किसी सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज, अगर उस सर्विसेज की जो वैल्यू है 10% के टर्नओवर से, उसके टर्नओवर से ज्यादा नहीं है, और या फिर 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर क्या कर सकता है, वो भी कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर सप्लाई कर सकता है, वो भी एलिजिबल हो सकता है अगर वो ये कर रहा है तो, अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस शैल बी एक्सक्लूड व्हाइल कंप्यूटिंग एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द डिटरमाइन। जब हम टर्नओवर को डिटरमाइन करते हैं, जब हम टर्नओवर को कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करते टाइम जो इंटरेस्ट ऑन लोन है या फिर जो एडवांस है उसको क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, उसको क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे।
रूल 5, कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन फॉर द कॉम्पोजिशन लेवी। कंडीशन क्या है, रिस्ट्रिक्शन क्या है कॉम्पोजिशन लेवी के लिए? गुड हेल्ड इन स्टॉक इन ट्रेड हैव नॉट बीन परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर एंड इफ परचेज ही पे द टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। भाई पहली कंडीशन क्या है कि अगर आपने गुड जो आपके पास स्टॉक इन ट्रेड के अंदर है, जो आपने स्टॉक में रख रखी है, अगर आपने वो परचेज की है किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से, या तो आप परचेज नहीं करोगे, और अगर आपने परचेज की हैं तो आप उन पे टैक्स पे करोगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे, क्योंकि नॉन टैक्सेबल गुड्स नहीं होनी चाहिए, नॉन टैक्सेबल गुड्स नहीं होनी चाहिए। ही शैल पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑन इनवर्ड सप्लाई। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे वो क्या कर देगा, क्योंकि यहाँ पे पहली कंडीशन है अगर आपको कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर बेनिफिट लेना है तो आप सिर्फ डील करोगे टैक्सेबल सप्लाई में, नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं होनी चाहिए। मेंशन वर्ड कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई एट अ टॉप ऑफ बिल ऑफ सप्लाई इशूड बाय द। वो क्या नहीं कर सकता, वो टैक्स को कलेक्ट नहीं कर सकता, वो क्या नहीं कर सकता, इनपुट टैक्स को कलेक्ट नहीं कर सकता। मेंशन वर्ड कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन ऑन एवरी notice or signboard display at prominent place at his principal place of business and every additional place of business। मतलब वो हर एक अपने जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस है, जो भी लेटर है, साइन बोर्ड है, वहां पे बता के चलेगा कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन, वो बता के चलेगा वहां पे क्या बता के चलेगा, कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन। आगे बढ़ते हैं। रूल 3 and rule 4, intimation of opening of composition levy। rule 3 and rule 4, intimation of opting for composition levy। new registration option is given in part B of registration form। अगर कोई कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट करना चाहता है तो वो ऑप्ट कर सकता है पार्ट बी। जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हो ना, जीएसटी फॉर्म रजिस्ट्रेशन, जीएसटी REG 1 फॉर्म होता है रजिस्ट्रेशन के लिए, उसका पार्ट बी होता है, वहां पे आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप कॉम्पोजिशन स्कीम को क्या करना चाहते हो, अगर ऑप्ट करना चाहते हो तो आप बता सकते हो। इफेक्टिव डेट ऑफ कॉम्पोजिशन लेवी, जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा पार्ट बी के अंदर, उस दिन आप क्या हो जाओगे, इफेक्टिव डेट हो जाएगी एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन। इलेक्ट्रॉनिकली ऑन कॉमन पोर्टल प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर फॉर विच ऑप्शन इज एक्सरसाइज he have to furnish statement as per rules within। मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। उसको जैसे ही वो ऑप्ट करता है तो उसको एक स्टेटमेंट फर्निश करनी पड़ेगी। इफेक्टिव डेट ऑफ कॉम्पोजिशन लेवी क्या होगा, जिस दिन बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर वो क्या होगा, इफेक्टिव होकर यहाँ पर चलेगा। आगे बढ़ते हैं। Composition section 10 subsection 4, composition supplier cannot collect tax। taxable person under composition scheme shall not collect, वो क्या नहीं कर सकता, टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। कहां से, फ्रॉम दी रिसिपिएंट। जो composition सप्लायर है वो क्या नहीं कर सकता, टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता फ्रॉम दी रिसिपिएंट, सर्विस रिसिपिएंट से। इट इंप्लाई दैट अ सप्लायर कैन नॉट इशू टैक्स इनवॉइस। कॉम्पोजिशन स्कीम जिसने ऑप्ट कर रखी है वो क्या नहीं इशू कर सकता, टैक्सेबल इनवॉइस इशू नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 10 सबसेक्शन 4, टैक्सेबल पर्सन ऑप्टिंग फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम इज नॉट एंटाइटल्ड टू क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। अगर किसी भी पर्सन ने कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया हुआ है ना, तो वो क्रेडिट नहीं ले सकता इनपुट टैक्स क्रेडिट का। जब वो कलेक्ट ही नहीं कर सकता टैक्स, तो फिर वो किस चीज का क्रेडिट लेगा, जब वो इनवॉइस ही नहीं इशू कर सकता तो किस चीज का वो क्रेडिट लेगा, ठीक है ना। सेक्शन 10 सबसेक्शन 5, पेनल्टी। इफ अ टैक्सेबल पर्सन हैज पेड टैक्स अंडर द कॉम्पोजिशन स्कीम थ्रू ही वाज नॉट एलिजिबल फॉर द स्कीम, द पर्सन वुड बी लायबल टू पेनल्टी एंड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 73 and 74 of
CGST एक्ट शैल बी एप्लीकेबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी। क्या क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 कहता है, पेनल्टी की बात करता है कि अगर इफ अ टैक्सेबल पर्सन क्या करता है, हैज पेड टैक्स अंडर द कॉम्पोजिशन स्कीम, अगर एलिजिबल नहीं था कॉम्पोजिशन स्कीम में, अगर कोई पर्सन एलिजिबल नहीं था पर उसने कॉम्पोजिशन टैक्स जो है पे किया, तो वो लाइबल होगा पेनल्टी के लिए, सेक्शन 73 74। बात करते हैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 रेड विद रूल 6। सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 रेड विद रूल 6, वैलिडिटी ऑफ कॉम्पोजिशन लेवी। वैलिडिटी ऑफ कॉम्पोजिशन लेवी, कब तक कॉम्पोजिशन स्कीम आप पे वैलिड रहेगी? स्कीम कब लैप्स हो जाएगी? जिस दिन आपका टर्नओवर 1.5 करोड़, जिस दिन आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर चला गया, या फिर स्पेसिफाइड स्टेट के केस में 75 लाख से ऊपर चला गया, या फिर किसी सर्विसेज के केस में अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज के केस में 50 लाख से ऊपर चला गया, तो उस केस में क्या होगा, आपके ऊपर जो ये स्कीम है हट जाएगी। स्कीम क्या हो जाएगी? लैप्स हो जाएगी। कॉन्सिक्वेंसेस, तभी आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीमेट करना पड़ेगा, फाइल इंटीमेशन फॉर विड्रोवल विद इन 7 डे ऑफ द अकरेंस ऑफ इवेंट। जिस दिन ये चीज हो गई, आपका टर्नओवर एक लिमिट से अगर आप ऊपर चला गया, ठीक है ना, फिर आपको 7 दिन के अंदर अंदर इंटीमेट करना पड़ेगा। आपको फिर 7 दिन के अंदर अंदर इंटीमेट करना पड़ेगा। इफेक्टिव डेट ऑफ विड्रॉवल, डेट इंडिकेटेड बाय हिम इन द एप्लीकेशन, सच डेट may not be prior to the commencement of financial year in which application for the withdrawal is filed। वो कहना चाह रहा है कि जो डेट आपने इंडिकेट की है ना, वही डेट क्या होगी? विड्रॉवल की इफेक्टिव डेट होगी। और जो ये डेट है, ये किसी फाइनेंशियल ईयर के कमेंस होने से पहले नहीं होनी चाहिए। जिस ईयर में आपने एप्लीकेशन फाइल की है ना, फॉर विड्रॉवल, उस ईयर के कमेंस होने से पहले की कोई डेट नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन स्टॉक इन हैंड आफ्टर बिकमिंग इनएलिजिबल। जितना भी स्टॉक इन हैंड है, उस स्टॉक इन हैंड के ऊपर आप एलिजिबल हो जाओगे, अलाउ टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ इनपुट एंड इनपुट कंटेन इन द एसएफजी फिनिश गुड हेल्ड इन स्टॉक इन ट्रेड, सेमी फिनिश गुड या फिनिश गुड, जो कि कहां पड़ी है? स्टॉक में पड़ी है। तो उन गुड्स के ऊपर आप क्या करोगे? इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए अवेल हो जाओगे। बट कॉम्पोजिशन स्कीम में आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल नहीं होते। जिस दिन आपने विड्रॉवल कर लिया, उस दिन से आप एलिजिबल हो जाओगे। ही शैल फर्निश अ स्टेटमेंट विद इन 30 days ऑफ विड्रॉवल ऑफ ऑप्शन, मतलब वो स्टेटमेंट फाइल करेगा 30 दिन के अंदर अंदर ऑप्शन को विड्रॉ करने की। विड्रॉवल ऑफ ऑप्शन कंटेनिंग डिटेल ऑफ सच स्टॉक हेल्ड इन द कॉमन पोल, मतलब जितना जब वो विड्रॉवल करा लेगा अपनी एप्लीकेशन को, जो भी आप ये कॉम्पोजिशन स्कीम जो पहले एप्लीकेबल होती थी, इसको विड्रॉवल कराने के 30 दिन के अंदर अंदर वो क्या करेगा? स्टेटमेंट फाइल करेगा। स्टेटमेंट फाइल करेगा और उसके बारे में जो भी स्टॉक है उसके पास, उसके बारे में पूरी क्या करेगा? डिटेल बता के यहां पर चलेगा। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 रेड विद रूल 6, डिनायल ऑफ ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम बाय द अथॉरिटी। भाई क्या है? टैक्स अथॉरिटी आपको मना कर सकती है, डिनाई कर सकती है कि आप कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर क्या कर सकते हो? टैक्स नहीं पे कर सकते। वो क्या क्या सिचुएशन होती है? अगर पीओ ने क्या कर दिया है? प्रिंसिपल ऑफिसर ने अगर शो कॉज नोटिस आपको इशू किया है, इफ ही हैज रीजन टू बिलीव दैट रजिस्टर्ड पर्सन वाज इनएलिजिबल टू पे कॉम्पोजिशन टैक्स, अगर प्रिंसिपल ऑफिसर ने शो कॉज नोटिस इशू किया है रजिस्टर्ड पर्सन को कि वो इनएलिजिबल है टू पे कॉम्पोजिशन टैक्स,
तो उसका कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर टैक्स पे करने के लिए टैक्स अथॉरिटी उसको क्या कर सकती है, डिनाई कर सकती है। उसके आगे बढ़ते हैं। अपॉन रिसिप्ट ऑफ रिप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, अपॉन receipt of reply from registered person, principal officer shall within 30 days of receipt issue order either accepting reply or denying option to pay the composition tax। मतलब शोकॉज नोटिस उसे इश्यू किया और जैसे ही उसको रिप्लाई मिलेगी, रजिस्टर्ड पर्सन ने जैसे ही प्रिंसिपल ऑफिसर को रिप्लाई करेगा तो 30 दिन के अंदर अंदर या तो उसके रिप्लाई को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा या फिर प्रिंसिपल ऑफिस उसके रिप्लाई को डिनाई कर देगा और ये कहेगा कि भाई आप ऑप्ट नहीं कर सकते कॉम्पोजिशन टैक्स को। इफेक्टिव डेट ऑफ डिनायल ऑफ ऑप्टिंग टू पे कॉम्पोजिशन टैक्स, जिस दिन इफेक्टिव डेट ऑफ डिनायल, किस दिन माना जाएगा इफेक्टिव डेट ऑफ डिनायल, डेट डिटरमाइन इंक्लूडिंग एनी रेट्रोस्पेक्टिव डेट बट नॉट प्रायर टू द डेट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन। भाई जिस दिन या तो आपने कॉन्ट्रावेंशन की या जो डेट डिटरमाइन की गई थी या कोई रेट्रोस्पेक्टिव डेट, उस डेट पे आपको माना जाएगा कि आप कॉम्पोजिशन स्कीम में टैक्स पे करने के लिए एलिजिबल नहीं। समझ आ गया यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। कॉम्पोजिशन स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसको ध्यान से आप देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं। सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A, टर्नओवर लिमिट इन केस ऑफ कॉम्पोजिशन लेवी फॉर द सर्विसेज। भाई टर्नओवर लिमिट क्या है? अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर, अगर आप सर्विसेज की बात करूं मैं, अगर आपका एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सर्विसेज 50 लाख से ज्यादा नहीं है तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर क्या कर सकते हो, आप एलिजिबल हो सकते हो। नॉन एप्लीकेबिलिटी आप हमने पढ़ ली, हमने ऊपर भी पढ़ी थी, सेम वही बात कर रहा है ये। आगे बढ़ते हैं। जीएसटी रेट, जीएसटी रेट फॉर सर्विस, हमने ऊपर जो बात की थी वो अलग बात की थी, अब बात कर रहे हैं कॉम्पोजिशन लेवी। जीएसटी रेट ऑफ सर्विस 6% ऑफ टर्नओवर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड एंड सर्विसेज। कॉम्पोजिशन लेवल में, कॉम्पोजिशन लेवी में अगर कोई पर्सन जो सर्विसेज दे रहा है जिसका टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा नहीं है लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर, वो कॉम्पोजिशन रेट पे टैक्स पे कर सकता है। कॉम्पोजिशन रेट क्या है? 6%। फर्स्ट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम 1 अप्रैल टू डेट ऑफ बिकमिंग लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर डिटरमाइनिंग लिमिट, मतलब किस दिन से, किस दिन से, मतलब यहाँ पे जीएसटी का रेट कितना लगेगा? 6% लगेगा। दैट्स इट, दैट्स फाइन। ये क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लो कि कितना परसेंट लगेगा? 10% लगेगा। 10% लग के यहाँ पर चलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर जब हम कैलकुलेट करेंगे ये लिमिट 1.5 लाख, 1.5 करोड़ की, 75 लाख की, 50 लाख की, जब ये हम लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या इंक्लूड नहीं होगा। इंक्लूड क्या होगा? टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जम्प्ट सप्लाई, मतलब वो टैक्सेबल तो है पर उस पे टैक्स का रेट एग्जम्प्ट किया हुआ है। एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जीरो रेटेड सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जम्प्ट सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई, इंटरस्टेट ऑफ सप्लाई ऑफ person having the same PAN, interstate supply of person having the same PAN, value of supply made by registered person from 1st April of the financial year up to the date when become liable for the registration under this act। तो ये सारी की सारी क्या होंगी? एग्री टर्नओवर के अंदर ऐड होके चलेंगे। तो क्या ऐड होगा? टैक्सेबल सप्लाई, एग्जम्प्ट सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई 1 अप्रैल से लेके किसी फाइनेंशियल के 1 अप्रैल से लेकर और जिस दिन वो कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हुआ वहां तक की जो भी उसने टैक्सेबल सप्लाई की है तो वो भी इसके अंदर क्या होके चलेंगी? ऐड होके यहाँ पर चलेंगी। बट इसके अंदर क्या ऐड नहीं होगा? इसके अंदर ऐड नहीं होगा
वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल ऑन अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। कोई अगर इनवर्ड सप्लाई की है जिसपे जो टैक्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर पे किया गया है वो ऐड नहीं होगा। और क्या ऐड नहीं होगा? इंटरेस्ट की इनकम। कोई सीजीएसटी पे किया है, एसजीएसटी पे किया है, आईजीएसटी पे किया है, यूटीजीएसटी पे किया है या कोई सेस पे किया है, वो इसमें ऐड होके यहाँ पर नहीं चलेगा, वो इसमें ऐड होके यहाँ पर नहीं चलेगा। सेम चीज यहीं पे भी होता है। सर्विसेज, टर्नओवर इन केस ऑफ स्टेट, टर्नओवर इन केस ऑफ स्टेट, taxable supply within the state, exempt supply within the state, value of inward supply which is payable under RCM, interest income या फिर CGST, SGST, ये एक्सक्लूड होंगे इसमें से सारे, ये क्या होंगे? एक्सक्लूड होके यहाँ पर चलेंगे। तो ये कॉम्पोजिशन सप्लाई की बात करता है। नॉर्मल स्कीम की अगर मैं बात करूं, कॉम्पोजिशन स्कीम में टैक्स कौन से सेक्शन में लगता है? 10 में। नॉर्मल स्कीम में टैक्स कौन से सेक्शन में लगता है? 9 में। रेट क्या है इसमें? जो टैक्स के रेट हैं 5%, 12%, 18%, 28%। बट इसके अंदर जो टैक्स के रेट है 1%, 5%, 6%। आगे बढ़ते हैं। पेमेंट क्या है? मंथली। जो आप इसमें जीएसटी की पेमेंट करोगे, इसमें मंथली करते हो, इसमें क्वार्टरली करते हो। हर महीने 20 तारीख को ड्यू हो जाती है आपकी जीएसटी की पेमेंट, बट इसके अंदर क्वार्टरली, हर महीने की 18 तारीख को। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या अलाउ होता है नॉर्मल स्कीम के अंदर? हाँ होता है। कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर इनपुट टैक्स अलाउ होता है? नहीं होता। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? टैक्स इनवॉइस चाहिए होता है। और इसमें क्या चाहिए होता है? कॉम्पोजिशन स्कीम में जो भी पर्सन कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर वो करता है, सप्लाई करता है, तो वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करता, उसके बदले में वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है। तो ये हमारा पूरा जो इस वीडियो में था वो हमने बात की थी कॉम्पोजिशन स्कीम की। होप सो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम समझ आई होगी इस वाले चैप्टर के अंदर। तो हमारी ये कॉम्पोजिशन स्कीम थी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एग्जम्पशंस के बारे में, एग्जम्पशंस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एग्जम्पशन के बारे में। थैंक यू सो मच।